नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत नवी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं और इसके सिलेबस को जैसे ही हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट सूचना संचार प्रौद्योगिकी था, उसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद आपको रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर अपराध का अध्ययन करना था, उसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है। उसके बाद आपको इंटरनेट का अध्ययन करना था, तो इंटरनेट को भी हमने बहुत अच्छे से समझा है और उसी के अंतर्गत सोशल नेटवर्किंग साइट भी आती हैं, तो उन साइट को भी हमने देखा था। फिर इसके बाद टॉपिक आता है आपका ई कॉमर्स। मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेट होते हैं, इंटरनेट के प्रयोग कहां कहां पर होते हैं, उसके उपयोग कहां कहां पर होते हैं, उसके अंतर्गत ई कॉमर्स आता है और ई कॉमर्स के अंतर्गत ही क्या आता है, ई गवर्नेंस आता है। तो ई कॉमर्स को हम डिटेल पूर्वक पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं किस तरीके के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। और आज का हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम है ई गवर्नेंस। ये हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक है। ई गवर्नेंस होता क्या है? तो दोस्तों, जब हम ई कॉमर्स पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि कुछ चीजें जो लेन देन में बनाई जा रही थी, वह या तो बिजनेस टू कंज्यूमर बनाई जा रही थी या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर हो रही थी या फिर बिजनेस टू गवर्नेंस हो रही थी। अर्थात यहां पर ये पूरा का पूरा क्या सर्किल चलेगा, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। लेकिन बिजनेस के द्वारा गवर्नमेंट को भी जा रहा था, बिजनेस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को भी जा रहा था। जो गवर्नेंस है मतलब ये सरकार है, यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा, यहां पर कंज्यूमर नहीं आएगा, यहां पर कौन आएगी? सरकार आएगी। अर्थात सरकार का विभिन्न क्षेत्रों के साथ क्या संबंध है, उसका बिजनेस के साथ क्या संबंध है या व्यापार के साथ क्या संबंध है, उसका कंज्यूमर के साथ क्या संबंध है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या संबंध है, उन सभी को हम ई गवर्नेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस होता क्या है? तो ई गवर्नेंस की यदि हम परिभाषा की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये दोनों ही क्या होते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना होती है उसमें हम डेटा को व्यवस्थित करके सूचना में परिवर्तित करते हैं और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। और ई कॉमर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, चीजों का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेन देन करते हैं। अब यदि उसी लेन देन में हम पारदर्शिता बरत दें और वह लेन देन या वह जो संबंध बन रहा है वह सरकार टू बिजनेस, सरकार टू कंज्यूमर, सरकार टू एडमिनिस्ट्रेशन बन जाए, तो वह क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस हो जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, अर्थात जो सभी नागरिकों के अधिकार हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक विकास के लाभों को सभी तक समान रूप से पहुंचाना किसके अंतर्गत आता है? ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। अब ये कैसे संभव है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से संबंध है। जब सारे काम को आप ऑनलाइन कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के इंटरनेट के जरिए आप संचालित कर देंगे, तो जो घूसखोरी की समस्या होती है सरकार के अंतर्गत, जो लाल फीताशाही की समस्या होती है सरकार के अंतर्गत, उन सभी से क्या पालेंगे? हम निजात पालेंगे। समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए आपको जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो पहले आप क्या करते थे? तहसीली जाते थे, वहां पर पूछते थे भाई हमें ये फॉर्म बनवाना है, कैसे बनेगा? फिर वो प्रोसेस बताते थे कि आप एक काम करो, इनके पास चले जाओ, ये फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने के बाद उनके पास चले जाओ, वहां पे जमा करके आ जाओ, जमा करने के बाद फिर वो बताएंगे कि आपका कब बनेगा। पता चला आप जमा करके भी आते हैं, 1 महीना निकल जाता है, 2 महीने निकल जाते हैं, आपका फॉर्म नहीं बनता है। फिर आप दोबारा फिर जाते हैं, वो बोलते हैं अच्छा आपने भरा था, कब भरा था? आप बोलेंगे 1 महीने पहले। ओहो, अरे वो गुम गया होगा, हम देखते हैं फिर से। उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब होता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को ऐसे दबा दो कि यह बाहर ही ना आए। बाहर कब आएंगे? जब तक आप रिश्वत ना दें। दूसरा, व्यक्ति को अपने अधिकार का पता ही नहीं है कि ये जो प्रमाण पत्र हमें बनवाना है, इसको सरकार ने कितने दिनों तक बनाने की सुविधा दी है, कि इतने दिन के अंदर ही बन जाना चाहिए, किनके द्वारा ये बनवाया जाएगा। तो ये लोगों को पता नहीं होता था, जिससे लोगों के अधिकारों का हनन होता था। लेकिन ई गवर्नेंस के द्वारा इन्हीं चीजों को सुविधाजनक बना दिया गया है। अब सारी की सारी डिटेल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी जाती है। आपको बता दिया जाता है कि कोई भी प्रमाण पत्र आपको बनवाना है तो इस अधिकारी को इतने दिन के अंदर बनाना पड़ेगा, और यदि नहीं बनाता है तो उस पर अलग से सरकार चार्ज लगाएगी। आपके अधिकार हैं, आप जाइए, आप इसको ऑनलाइन भर दीजिए। अब आपको तहसीली जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन कीजिए, फॉर्म भरिए, फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आपका फॉर्म जितने दिन सरकार ने निर्धारित किए हैं उतने दिन के बाद बन के आपको मिल जाएगा। इससे जो रिश्वतखोरी की समस्या है, लाल फीताशाही की समस्या है, वह सबसे क्या मिल जाता है? हमें निजात मिल जाता है।
इसी तरीके से जो पटवारी के काम होते थे तो पटवारी में भी यही होता था, वो बता देता था कि इसमें इतना समय लगेगा, इसमें इतना पैसा लगेगा। लेकिन अब आपको उन चीजों की, सभी चीजों की जानकारी है। आरटीआई के द्वारा आप सारी चीजें बनवा सकते हैं कि कितना फंड आया है, कितना फंड किसके लिए आया था और किसके लिए क्या है अप्रूवल हो चुका है। तो वो सारी जानकारी आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाती है गवर्नेंस के द्वारा, ई गवर्नेंस के द्वारा। सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग पोर्टल जारी किए जाते हैं और उन पोर्टल की सहायता से जो कंज्यूमर होता है, जो जनता होती है देश की, वह अपनी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कर सकती है। उसको यदि कहीं पर कोई समस्या आ रही तो उस समस्या को वह इस पोर्टल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकती है। सरकार कौन कौन सी नीतियां चला रही है, वह समस्त नीतियों को उन पोर्टल के माध्यम से जनता तक सरकार पहुंचा सकती है और सरकार उससे अवगत हो सकती है। तो ये सारी सुविधाएं किसके माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती हैं। ई गवर्नेंस में विभिन्न हितधारकों के बीच परस्पर क्रियाएं होती हैं। कौन कौन किस किस के बीच में होती हैं? जैसे सरकार से सरकार के बीच में, अर्थात विभिन्न मंत्रालय होते हैं, उन विभिन्न मंत्रालयों में क्या कार्य चल रहा है, कोई योजना आई है तो वह किस मंत्रालय के लिए पहुंचनी चाहिए, कब उसको बताना चाहिए। तो ये सभी सुविधाएं किसके अंतर्गत होती हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंतर्गत होती हैं। इसका उद्देश्य होता है कि जो कार्य क्षमता हो उसको बढ़ाया जाए, जो कार्य निष्पादन हो उसमें तीव्रता लाई जाए और जो उत्पादन हो उसको भी क्या किया जाए, और ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रगति पोर्टल, खजाने प्रोजेक्ट और स्मार्ट गवर्नमेंट, इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक होता है सरकार से नागरिक, अर्थात गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। इसका उद्देश्य होता है नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं से लाभान्वित किया जाए, अर्थात जनता के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो उनके लिए लाभ वितरित किए जा रहे हैं, जो लाभ दिलाए जा रहे हैं, उन सभी की जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाए। तो वह किसके माध्यम से होती है? गवर्नमेंट से, सरकार के माध्यम से होती है। इसके लिए सरकार ने जैसे कि ज्ञानदूत जो प्रोजेक्ट चलाया है, ज्ञानदूत चलाया है, भूमि प्रोजेक्ट जो है कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया है, ज्ञानदूत जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, मध्य प्रदेश में धार जिला है, यहां से इसका प्रारंभ किया गया था। तो इनके माध्यम से क्या होता है, लोगों को उनके अधिकार और उनके लिए सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ दिया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। फिर सरकार से व्यवसाय, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें लाल फीताशाही कम करना और समय की बचत करना। मान लीजिए आपके लिए कोई व्यापार खोलना है, कहीं पर आपको कोई भूमि लीज पर लेना है, तो सरकार क्या करती थी, पहले बहुत सारे नियम कानून बना देती थी। उसके आधार पर लोग परेशान हो जाते थे और बहुत ज्यादा पैसे की भी समस्या आती थी और लाल फीताशाही बनी रहती थी, फाइलों के ढेर लगते जाते थे। लेकिन अब सरकार से व्यवसाय के माध्यम से लोगों को बता दिया गया है कि आपको यदि कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस चालू करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या प्रोसेस होगी। उसके माध्यम से जो लाल फीताशाही की समस्या थी या जो अधिक समय लगने की समस्या थी, उससे बिजनेसमैनों को क्या हो गई है, सुविधा मिल चुकी है या उससे निजात मिल गया है। इसके लिए जैसे कि MCA 21 जो प्रोजेक्ट है वो लाया गया है। सरकार से कर्मचारी, कर्मचारियों की परस्पर क्रियाओं को तीव्र करना तथा उनके संतुष्टि स्तर को बढ़ाना, संतुष्टि स्तर को बढ़ाना किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय या कर्मचारी के माध्यम से की जाती है। यहां पर पूछ लिया जाता है ई का फुल फॉर्म क्या है, तो एम्प्लॉय होता है। जैसे कि ऑनलाइन सैलरी, अब लोगों के खाते में, जो कर्मचारी होते हैं उनके खाते में तारीख के तारीख ऑनलाइन सैलरी डाल दी जाती है, जिससे उनको क्या होती है, संतुष्टि क्या होती है, पूर्णतः मिल जाती है कि चलो यार जो भी काम है कैसा भी है, समय पर 30 तारीख में हमारे खाते में सैलरी आ जाती है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वह विभिन्न क्षेत्रों से संबंध बनाती है ई गवर्नेंस के द्वारा। ई गवर्नेंस के अनुप्रयोगों की बात करते हैं कि ई गवर्नेंस के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। तो ध्यान रखिए, ई गवर्नेंस मूलतः नैतिक, जिम्मेदार, पारदर्शी और स्मार्ट शासन व्यवस्था लाने के लिए सरकारी कार्यकरण की प्रक्रिया को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध कराती है, उसके माध्यम से जोड़ने का प्रयास करती है। इसके अनुप्रयोगों की बात करें तो जैसे कि सार्वजनिक सेवाओं की अधिक तीव्रता और अधिक सक्षम सुपुर्दगी होती है। जो लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जो लोगों के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, उनकी बहुत आसानी से और बहुत तीव्र गति से लोगों तक पहुंच कराई जाती है। आंतरिक क्षमता में सुधार में यह उपयोगी होता है। जो अंदर भ्रष्टाचार चल रहा होता है, लाल फीताशाही चल रही होती है, कानचोरी चल रही होती है, ई गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता बरतने के कारण अब लोग जो कामों में देरी करते हैं या फिर काम में चोरी करते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात धीरे धीरे गवर्नेंस के अंदर क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है ई गवर्नेंस के कारण। लागत कम करने, राजस्व बढ़ाने में भी उपयोगी है।
इससे क्या होती है, लागत कम होती है। लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में, कोई योजना होती है उसके लिए बहुत सारा फंड स्वीकृत करा लेते हैं लेकिन उतना खर्च नहीं करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हर जगह पारदर्शिता बरती जाती है। इसमें पता होता है कि किस योजना के लिए कितना फंड की जरूरत है, कितना निकाला गया है और कितना खर्च किया गया है। तो उन सभी से क्या होता है, अब लोग उतना ही फंड निकलवाते हैं जितनी आवश्यकता होती है और उतना ही खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा पता चल जाता है कि व्यक्ति ने कितना भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिससे अब फंड की लागत कम हो जाती है, साथ ही साथ राजस्व बढ़ने में भी उपयोगी होता है। प्रशासनिक कार्यों का पुनर्गठन करने में भी सहायक है, साथ ही साथ सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में भी क्या होता है, यह उपयोगी होता है। ई गवर्नेंस के लाभ की बात करें तो इससे सेवाओं की प्रक्रिया में क्या हुआ, सुधार हुआ है, काम में बहुत तेजी आई है। प्रशासन में नागरिकों की भूमिका को बढ़ावा मिला है, मतलब अब लोग जानने लगे हैं कि सरकार का काम क्या है, यदि कोई योजना बनाई गई है तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, वह किस तरीके से लोगों को लाभान्वित कर सकती है। तो इससे जनता का जुड़ाव प्रशासन से और सरकार से, साथ ही सरकार और प्रशासन का जुड़ाव जनता से हो गया है। नागरिकों को सशक्त बनाकर उनकी सरकार के कार्यों तक पहुंच को आसान करता है। क्या करता है, ई गवर्नेंस करता है, अर्थात नागरिकों को सशक्त बनाता है, नागरिकों को जागरूक करता है कि तुम्हारे अधिकार हैं क्या, सरकार कौन कौन से स्कीमों के द्वारा आपको कहां कहां से लाभ पहुंचा रही है। तो इससे क्या होते हैं, लोग सशक्त होते हैं, अपने अधिकार के विषय में जानते हैं और सरकार के कार्यों की पहुंच उन तक हो जाती है। इससे नागरिक शासन अंतःक्रिया तीव्र होती है, जिससे सरकारी तंत्र पारदर्शी तथा चौकन्ना रहता है। अब क्या होता है, लोग जब जागरूक हो जाते हैं तो सरकार और जो जनता होती है उनका क्या है, संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाता है। अब सरकार को भी पता है कि कोई कार्य करेंगे तो उसमें लोगों की नजर गड़ी हुई है, तो यहां पर पारदर्शिता भी आ जाती है और सरकार जो होती है काम करने में चौकन्नी बनी रहती है। यह शासन के स्तर पर मितव्ययता एवं लागत प्रभाविता को बढ़ाती है। तो आपको समझ में आया ई गवर्नेंस के क्या क्या लाभ हैं। चलिए, यहां से ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे बनने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी यदि डी में पूछ लेगा तो पूछा जाएगा कि बताइए ई गवर्नेंस के कौन से लाभ नहीं हैं। तो 3 आपको लाभ दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन में आपको लाभ नहीं दिया जाएगा, इसका नुकसान बता दिया जाएगा। केंद्र सरकार की मिशन मोड परियोजना, ई गवर्नेंस को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मिशन मोड परियोजना लाई गई थी। मिशन मोड परियोजना क्या है, तो ई शासन का अंतिम उद्देश्य इसके द्वारा बताया गया है कि ई शासन का अंतिम उद्देश्य क्या है। ई शासन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, जीवन चक्र दृष्टिकोण को अपनाना। जीवन चक्र दृष्टिकोण से मतलब क्या होता है, व्यक्ति का, शिशु का जैसे ही जन्म होता है फिर धीरे धीरे वह बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो उसकी उपयोगिताएं भी बदलती जाती हैं, उसकी इच्छाएं भी बदलती जाती हैं। तो सरकार के द्वारा बच्चे के जन्म से लेके उसके मृत्यु तक, धीरे धीरे वो बूढ़ा होकर क्या हो जाता, मर जाता है, तो जन्म से लेके मृत्यु तक जिन जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है वह सेवाएं उन तक पहुंचाना क्या कहलाती है, मिशन मोड परियोजना कहलाती है, अर्थात जीवन चक्र दृष्टिकोण कहलाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी, जिन जिन सेवाओं की आवश्यकता होगी, उन सेवाओं को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराना। वो किसके अंतर्गत आते हैं, जीवन चक्र के अंतर्गत आते हैं। और वह उपलब्ध किसके द्वारा कराए जाते हैं, तो मिशन मोड परियोजना के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत सरकार ने बहुत सारी चीजों में बदलाव किया, बहुत सारी चीजों को लेके आए, जैसे कि उन्होंने ई कार्यालय का निर्माण किया। पहले कार्यालय में क्या होती थी कि जो कार्यालय था वो लिखित दस्तावेजों पे चलता था, कागजों के आधार पे चलता था। अब इससे क्या होता था, बहुत सारे नुकसान होते थे। सबसे पहले तो कागज की आवश्यकता पड़ती थी, दूसरा जो पुरानी फाइलें हो जाती थी उनके भंडार रखे रहते थे तो आग लगने के कारण पुराने जो दस्तावेज थे उनके नष्ट होने की संभावना भी बनी रहती थी, दूसरा चूहों वगैरह से कतरने की भी संभावना बनी रहती थी, तीसरा क्या होता था, उनको सुरक्षित रखने की भी संभावना की भी दिक्कत बनी रहती थी, संभावना नहीं सॉरी दिक्कत बनी होती थी। तो इन सभी दिक्कतों से समाधान हेतु उन्होंने ई कार्यालय का विकास किया। ई कार्यालय के द्वारा क्या हुआ, जो कागज विहीन कार्यालय हैं अर्थात सभी कार्यालयों में कंप्यूटर स्थापित कर दिए, उनको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, संचार के माध्यम से आपस में जोड़ दिया। अब कोई भी चीज एक जगह फीड होती है तो वह सभी कंप्यूटरों में सभी जगह पहुंच जाती है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी एक योजना का लाभ मिल रहा है तो वह सरकार के सभी विभागों तक पहुंच जाता है कि इस व्यक्ति को इस बीमा का योजना का लाभ मिल रहा है, तो सरकार सचेत हो जाती है कि इसे किसी और योजना का लाभ देना है कि नहीं देना है। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा घपला होता था, जो व्यक्ति जागरूक होता था वह एक से अधिक योजनाओं का लाभ ले लेता था और जो नहीं होता था उसको एक भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। तो इसके माध्यम से पारदर्शिता आई और कार्यालय जो हुआ वह क्या हो गया, कागज विहीन हो गया। बीमा,
बीमा प्रयोक्ताओं के लिए एकल एकीकृत डाटाबेस का सर्जन हुआ। बीमा कंपनियों ने भी क्या किया, बीमा जैसे कि कई प्रकार के बीमा होते हैं, किसी जीवन सुरक्षा बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है, बीमा के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो अब इसका क्या हो गया, एकीकृत डेटा सृजित हो गया कंप्यूटर के माध्यम से, सभी हो गए कि किसने किस किस का बीमा करा चुके हैं, किसको इसका लाभ देना है, किसको नहीं देना है। तो इससे भी क्या हो गई, सुविधा मिल गई। जो लोग अनर्गल फायदा ले जाते थे वो अब फायदा नहीं ले जा पा रहे, और जिनको वास्तविक फायदा मिलना चाहिए तो इस योजना के माध्यम से उनको सुविधाएं प्रदान की गई। राष्ट्रीय सेवा सुपुर्दगी गेटवे, सेवा सुपुर्दगी गेटवे के अंदर क्या होता था कि जो सेवा मांगने वाले हैं और जो सेवा प्रदाता हैं उन दोनों के मध्य क्या कर दिया, संबंध स्थापित कर दिया, ताकि पता चल सके कि किन को किन सेवाओं की आवश्यकता है और यह सेवाएं किन मंत्रालय के द्वारा उनको पहुंचाई जा सकती हैं। ई ब्रिज, ई ब्रिज के माध्यम से क्या किया कि बहुत सारे जो व्यवसायक होते थे, बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते थे, उनको यदि कहीं पर कोई भी बिजनेस चालू करना है तो उनके लिए बहुत सारी समस्याएं होती थी। उन्हें यातायात की समस्या होती थी, उन्हें फंड की, उन्हें जमीन की, बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो उन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए, साथ ही साथ कारोबारी माहौल का निर्माण करने के लिए ई ब्रिज योजना का चालू किया गया। तो उसको किसके अंतर्गत, मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत चालू किया गया। ई अधिप्राप्ति, सरकारी विभागों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित अधिप्राप्ति की शुरुआत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत की गई। अब बात आती है कि यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे। तो एक तो प्रश्न सीधा बन सकता है कि बताइए मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत क्या नहीं आता। 3-4 ऑप्शन इसमें से मिल जाएंगे, एक कोई और मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ई कार्यालय, बीमा, राष्ट्रीय सेवा सुपुर्दगी गेटवे और ई ब्रिज और ई अधिप्राप्ति किसके अंतर्गत आती है, मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत आती है। दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए ई ब्रिज के अंतर्गत क्या आता है, यह किससे संबंधित है। तो यह व्यापारियों से संबंधित है, व्यापार कारोबारी माहौल के निर्माण से संबंधित है। तो क्लियर हुआ। इस तरीके से यदि आपसे प्रश्न पूछे जाए तो आपसे बनना चाहिए। हम बात करते हैं नवीन तकनीक का स्थानीय नियोजन में अनुप्रयोग क्या क्या है। तो स्थानीय नियोजन के अंतर्गत क्या क्या आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आर्थिक गतिविधियां आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है। इसके अनुप्रयोग जैसे कि ई मंडी के रूप में, ई मंडी के लिए किसानों के लिए चालू की गई। क्योंकि क्या होता था, किसानों का उत्पाद जो उत्पादन होता था, जो उत्पाद होते थे उनको बेचने के लिए उनको समस्या आती थी, उनको पता नहीं होता था कि कहां बिकेगा। तो ई मंडी के माध्यम से उनको किस फसल का क्या मूल्य होगा और कब कहां बेची जा सकती है, सभी की जानकारी उन तक उपलब्ध करा दी जाती थी। इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो 14 अप्रैल 2016 से की गई थी। तो ध्यान रखना है ई मंडी किसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत क्या आता है, किसानों के उत्पाद को ऑनलाइन बेचने से संबंधित है। शुरुआत कब हुई थी, 14 अप्रैल 2016 को। ज्ञानदूत जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और यह इंटरनेट आधारित सरकार से नागरिकों तक सेवा प्रदान करने की एक प्रणाली है। इसका प्रयोग ग्रामीण आबादी को संगत सूचना प्रदान करने और जिला प्रशासन तथा लोगों के बीच कार्य करना है। अर्थात एक जिला मुख्यालय को दूसरे जिला मुख्यालय से जोड़ना, साथ ही साथ उनसे संबंधित जो भी सूचना है वो नागरिकों तक पहुंचाना। इसकी शुरुआत सन 2000 से धार जिले से की गई थी, मध्य प्रदेश के धार जिले से की गई थी। आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। फिर है ई सेवा, नागरिक एवं प्रशासन के मध्य दूरी को समाप्त करने के लिए इसे चालू किया गया था। ऐसे ही फिर ई कृषि योजना चालू की गई, यह भी मध्य प्रदेश से चालू की गई। इसके अंतर्गत जांच पोस्टों और मंडियों को कंप्यूटर द्वारा विभिन्न कार्यालयों एवं मंडियों से संबंधित करके ग्राहकों को एकल खिड़की की सेवा उपलब्ध कराई गई। अर्थात ग्राहकों के लिए आपको जितनी भी मंडियों से संबंधित सुविधाएं होती हैं, किस फसल का क्या रेट होगा, कहां पर यह फसल बेची जाएगी, कब इस फसल का कितना मूल्य मिलेगा, ये सभी सुविधाएं आपको ई कृषि योजना के अंतर्गत उपलब्ध करा दी जाती है। फिर ई चौपाल, ई बैग और इसी तरीके से ई अस्पताल योजना भी चालू की गई है। अब बात कर लेते हैं हम, ये उसी के अंतर्गत आती है ई परिवहन सेवा। ई परिवहन सेवा में भी क्या होता है, ई गवर्नेंस योजना NEGP 2006 के द्वारा बनाया गया पहला पोर्टल है। तो ध्यान रख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NEGP पोर्टल के द्वारा कौन सी योजना चालू की गई थी। तो ई परिवहन सेवा चालू की गई थी। इसके अंतर्गत हवाई, सड़क, रेल परिवहन की ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी क्या, तो यह UGC के द्वारा चालू की गई थी और कब की गई थी, 1991 में की गई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में है। कहां पर है, अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में। फिर है श्वान, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ये आपको याद रखना ही रखना है। क्या याद रखना है, श्वान, SWAN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क।
अब यहां पर W का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है कि W का फुल फॉर्म क्या है। अब यहां पर बर्ड दे दिया जाता है, वाइल्ड दे दिया जाता है, और भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो क्या होता है, वाइड होता है, वर्ल्ड नहीं होता, ध्यान रखना। क्या होता है, वाइड, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी घोषणा 17 अक्टूबर 2004 को की गई थी। कब, सॉरी 27 अक्टूबर 2004 को। कब की गई थी, 27 अक्टूबर 2004। इसका क्रियान्वयन मार्च 2005 से हुआ था। इसके माध्यम से गवर्नमेंट टू कंज्यूमर सेवाएं प्रारंभ की गई थी, अर्थात सरकार के द्वारा जनता के लिए सेवाएं प्रदान कराना किसका उद्देश्य था, स्वान का था, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का था। इसका उद्देश्य 2 MB पर सेकेंड की न्यूनतम बैंडविड्थ क्षमता रखने वाली वर्टिकल श्रेणीबद्ध मूल संरचना में ब्लॉक स्तर तक सभी संघ राज्य शासित क्षेत्रों के मुख्यालय को आपस में जोड़ना। ये हम आपको, जब हमने आपको एरिया नेटवर्क पढ़ाया था तो उसमें हमने स्वान को भी पढ़ाया था। उसमें बताया था कि स्वान के द्वारा क्या किया गया था, विभिन्न मुख्यालयों को क्या किया गया था, आपस में जोड़ दिया गया था, ताकि जनता को किसी भी मैटर में कोई भी चीज यदि जानकारी चाहिए है तो वह जानकारी उसे सहायता से प्राप्त हो सके, उनके लिए किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसमें जैसे कि कृषि सेवाएं हैं, RTI है, मनरेगा है, भूमि रिकॉर्ड है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, मतदाता सेवाएं हैं, ई-जिला आदि सेवाओं को शामिल किया गया है। इन सभी सेवाओं को स्वान के माध्यम से, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से प्रदान कराने की कोशिश की गई है। फिर है सोशल मीडिया गवर्नेंस। सोशल मीडिया गवर्नेंस को यदि कहा जाए तो H. डटन ने क्या कहा है, लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा है। क्या कहा है, लोकतंत्र का 5वां स्तंभ। तो अब मन में प्रश्न आता है कि भाई साहब 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि एक स्तंभ विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा न्यायपालिका है, चौथा स्तंभ जो होता है उसे मीडिया कहते हैं, और 5वां स्तंभ कौन सा हो गया है, सोशल मीडिया गवर्नेंस हो गया है। ठीक है। NIC बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार यदि आप MPPSC के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे अलग एग्जामों के, तो उसमें यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो NIC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो NIC का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। क्या है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी, 1976 में हुई थी। इसने सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरगत करने हेतु जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया था। तो कौन सा कार्यक्रम चालू किया था, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम। इसके निकनेट पर ईमेल, वेबसाइट, ई शिक्षण आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। किसके, NIC के। यहां पर CVC नहीं है, सॉरी CCC है। CCC कॉमन सर्विस सेंटर होता है। यहां पर CCC में C का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया था, क्या होता है, तो क्या होता है, कॉमन होता है। स्थापना 2009 में की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस के स्तंभ की। आखिर ई गवर्नेंस के स्तंभ कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने देखा था कि लोकतंत्र के 5 स्तंभ थे, उसी तरीके से ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ई गवर्नेंस के लिए लोग होने चाहिए। लोग से मतलब क्या होता है, जिनके मध्य जुड़ाव हो, चाहे वह सरकार हो, गवर्नेंस हो, चाहे वह कंज्यूमर हो, ठीक है, या फिर बिजनेस हो। दूसरी प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के माध्यम से उन लोगों को आप जोड़ रहे हैं। फिर उस प्रक्रिया में आती है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप कौन कौन से उनको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये 4 चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। पहले जनता होती है बहुत सारी, और सरकार होती है। इनके माध्यम से क्या होता है, पहला स्तंभ हो जाएगा लोग। लोग सरकार में भी होते हैं और जनता में भी होते हैं। दूसरा प्रक्रिया, किसके माध्यम से जोड़ रहे हैं, कौन सी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, किस माध्यम से कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी क्या दे रहे हैं। दूसरा संसाधन कौन कौन से हैं। तो वह सभी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं ई गवर्नेंस से संबंधित, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे कि भारत में ई गवर्नेंस का विकास कब से हुआ था, तो 1970 से हुआ था। 1970 का जो दशक था उसके समय से ही ई गवर्नेंस का विकास होने लगा था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना भी कब हुई थी, 1970 में ही हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान जो विधेयक है वह कब लाया गया था, 2011 में लाया गया था, और इसे लोकसभा में पेश किया गया था 27 दिसंबर 2011 में।
फिर भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत कब से हुई थी? 2006 से हुई थी। यदि हम वैश्विक स्तर की बात करें तो विश्व में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1936 से मानी जाती है। और कहां से मानी जाती है? अमेरिका से। तो सीधा प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए विश्व में सबसे पहले ई गवर्नेंस का प्रारंभ कहां से हुआ था, तो अमेरिका से हुआ था। कब से हुआ था? 1936 से हुआ था। भारत में कब से हुआ था? तो 1970 से हुआ था। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत 2010 से भारत और भूटान के मध्य की गई है। किन दो देशों के मध्य की गई है? तो भारत और भूटान के मध्य की गई है। कब से? 2010 से। कौन सी सेवा? तो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत। यह एक सेवा है जो दो देशों के मध्य चलाई जा रही है। अब एक है नॉस्कॉम। जो नासकॉम है इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं देवांग मेहता। कौन है? देवांग मेहता। और देवांग मेहता का एक कोटेशन है जिसमें उन्होंने कहा था कि ई शासन का अभिप्राय स्मार्ट गवर्नेंस से है। किससे है? स्मार्ट गवर्नेंस से। तो ये पूछा जाता है कि बताइए किसका कोटेशन है कि किसने कहा था कि ई शासन का अभिप्राय स्मार्ट गवर्नेंस से है। अब भारत के कुछ पोर्टल हैं, क्योंकि आपके जो ई गवर्नेंस है वहां से अधिकतर प्रश्न बनने की संभावना जो है वह पोर्टल से है कि कौन सा पोर्टल किससे संबंधित है। तो आपको ज्यादा याद नहीं करना, बस इतना याद करना है कि यह पोर्टल किससे संबंधित है। जैसे कि दिशा ऐप है, तो दिशा ऐप किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से संबंधित है। अर्थात महिला सुरक्षा हेतु यह आंध्र प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर ग्रामीण, यहां पे क्या होता है? गर्भ ऐप पूछा जाता है कि गर्भ ऐप किससे संबंधित है? तो यह है ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित ऐप है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों एवं परिवारों में विद्युतीकरण की निगरानी हेतु इसे लॉन्च किया गया है। ई सनद ऐप, ई सनद ऐप 2017 में विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश जाने वाले लोगों के लिए जो डिजिटल दस्तावेज हैं उन्हें उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। फिर प्रिया सॉफ्ट जो ऐप है वो ई पंचायत शासन मिशन मोड द्वारा लॉन्च पंचायती राज संस्थाओं का जो लेखा है, लेखा के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसे प्रिया सॉफ्ट कहा जाता है। तो सीधा पूछ लिया जाता है प्रिया सॉफ्ट का संबंध किससे है? तो ई पंचायत मिशन मोड के अंतर्गत पंचायती राज के लेखा से है। दीप ऐप, दीप ऐप किससे संबंधित है? तो यह विद्युत मंत्रालय द्वारा ई नीलामी पोर्टल है। क्या है ये? ई नीलामी पोर्टल है। कौन सा? दीप। एक होता है ताम्र, तो यह केंद्रीय खनिज एवं संसाधन मंत्रालय का पोर्टल है। कौन सा? ताम्र। ताम्र से ही समझ में आता है कि किसका होगा? खनिज संसाधन का होगा। तो यह केंद्रीय खनिज एवं संसाधन मंत्रालय का जो है पोर्टल है और इसे 15 फरवरी 2017 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। फिर है कोविन। अभी कोविड की समस्या चल रही थी तो उसकी निगरानी करने के लिए कोविन आया था। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीके की उपलब्धता एवं प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु कोविन ऐप को लागू किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत किन किन व्यक्तियों को कौन सा डोज लग चुका है, कब अगला डोज की तारीख है, इस सभी को व्यवस्थित किया गया था। साथ ही साथ कहां पर कितनी वैक्सीन उपलब्ध है उन सभी को इसके माध्यम से दर्शाया गया था। फिर है पेंसिल। यह 26 जनवरी 2017 को केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के द्वारा। यह किससे संबंधित है? सबसे महत्वपूर्ण बात है तो यह है बाल श्रम निरोध पोर्टल है, अर्थात बाल श्रम से संबंधित पोर्टल है। उमंग ऐप की बात करते हैं तो यह सरकारी सेवाओं तक मोबाइल के माध्यम से पहुंच बनाने वाला पोर्टल है, अर्थात उमंग पोर्टल के माध्यम से आप सरकारी सेवाओं तक जानकारी बना सकते हैं। दीक्षा ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था और यह किससे संबंधित है? शिक्षकों को अपनी जीवन शैली डिजिटल बनाने हेतु संबंधित है। अर्थात दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षक जो होते थे डिजिटल तरीके से अपनी हाजिरियां अटेंडेंस डाला करते थे, अपनी प्रेजेंटेशन दर्शाया करते थे। आरोग्य सेतु ऐप, तो यह 2 अप्रैल 2020 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 2 अप्रैल 2020 को। इसमें कोरोना महामारी के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु 12 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। कितनी भाषाओं में? 12 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। हमराज, तो भारतीय सेवाओं की पोस्टिंग एवं प्रोन्नति से संबंधित है, अर्थात जो भारत में सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो उसमें किसकी पोस्टिंग हो रही है, किसकी प्रोन्नति हो रही है, तो सभी की जानकारी किसमें दी जाती थी? हमराज ऐप में दी जाती थी। समाधान ऐप, तो ये चुनाव आयोग का ऐप है। इसमें कोई भी नागरिक चुनावी शिकायत को दर्ज कर सकता है। चुनाव संबंधित कोई समस्या है तो वह समाधान ऐप में आपको दर्शा सकता है या उसमें कंप्लेन कर सकता है।
तो इसके साथ ही ई गवर्नेंस के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, चाहे ई गवर्नेंस के क्षेत्र से संबंधित हो या फिर विभिन्न पोर्टल से संबंधित हो, उन सभी को हमने समझने का प्रयास किया। अब आपका फर्ज यह बनता है कि आपने जितने भी नवी यूनिट के अंतर्गत टॉपिक पढ़े हैं, चाहे वह सूचना संचार प्रौद्योगिकी का हो, चाहे रोबोटिक्स का हो, चाहे साइबर का हो, या फिर इंटरनेट का हो, या फिर ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स का हो, आपको अधिक से अधिक इनके क्वेश्चन लगाने हैं। यहां पर यह है कि यदि आपसे सतही प्रश्न पूछा जाता है, सतही के अलावा जो थोड़ा डीप में भी पूछा जाए, तो वह प्रश्न बनने की गारंटी है और आपके यहां से मिल जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत टफ पूछे जाते हैं, तो आपको मैं दिशा निर्देश देना चाहूंगा कि उन क्वेश्चन के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि वह आपके सिलेक्शन में अवरोध नहीं बनते हैं। आपके सिलेक्शन में यदि अवरोध बनते हैं तो यही जो आपने सरल सा पढ़ा हुआ है, सतही पढ़ा हुआ है, यहीं से जो क्वेश्चन आते हैं और यदि आप गलत कर आते हैं तो वही आपके सिलेक्शन को रोकते हैं। तो आप कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए और उससे ही प्रश्न को सही करके आइए। तो दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं कभी और किसी और लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।